अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स। और मैथ की जितनी भी वीडियोस होंगी किसी भी क्लास की, तो उसमें इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज वाइज चलेंगे। यानी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ होंगी, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अंदर ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 जो मैट्रिसेस के हवाले से हैं। और इसमें जो है ना एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following are square and which are rectangular matrices? कि कौन से मैट्रिसेस स्क्वायर हैं और कौन सी जो मैट्रिसेस हैं वो हमारे पास रेक्टेंगुलर हैं। स्टूडेंट्स, यकीनन आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल में भी मैट्रिक्स के हवाले से कि मैट्रिक्स जो होता है वो एक कालिब को कहते हैं, जैसे इसमें आप देख रहे हैं। और उस कालिब के अंदर रियल नंबर्स होते हैं, यानी ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है रियल नंबर्स का। एक कालिब, उसके अंदर रियल नंबर्स को लिखा जाए तो उस पूरे को फिर हम मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिसेस जब ज़्यादा हो जाएं तो उसको फिर हम मैट्रिसेस कहते हैं, यानी उसका प्लूरल नेम है मैट्रिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, कि कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो स्क्वायर हैं और कौन से मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर हैं। अब हम पार्ट नंबर 1 को देखें। इसमें मैट्रिक्स ए क्या है, उसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 3, 0, 5। स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की जो हॉरिजेंटल पोजीशन होती हैं, यानी जैसे कि हमें नज़र आ रहा है 2, 3, ये 2, 3 की जो पोजीशन है इसको हम कहते हैं रो ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे अगर मैं आपको मेंशन करा दूँ, ये 2, 3 की जो पोजीशन है हॉरिजेंटल पोजीशन, इसको हम कहते हैं रो। और इसी मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकल पोजीशन होती हैं एलिमेंट्स की, यानी कि हम 2, 3 को 2, 0 को अगर देखें तो इस पोजीशन जो एलिमेंट्स की होती हैं इस पोजीशन को हम कहते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें, जो 2, 3 है ये रो है और 0, 5 भी रो है। इसी तरह से जो 2, 0 है ये कॉलम है और 3, 5 जो है ये भी कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और स्टूडेंट्स, हर वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स ए में 2 रोज हैं, ठीक है, और 2 कॉलम्स हैं। तो रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए जो पार्ट नंबर 1 में है इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इसको हमने लिखना हो, सॉल्व करना हो, तो पार्ट नंबर 1 हम लिखेंगे, ये मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन में इसका कुछ इस तरह लिखेंगे, ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, पार्ट नंबर 2 को देखें। पार्ट नंबर 2 में ये मैट्रिक्स बी है। ठीक है, मैट्रिक्स बी इक्वल किसके बराबर हैं, 6, 3, -1। ये एक रो, 1, 5, 2 ये दूसरा रो। अगर हम कॉलम्स को देखें तो 6, 1 ऊपर से नीचे की तरफ ये एक कॉलम, 3, 5 दूसरा कॉलम, और -1, 2 जो है
ये एक तीसरा कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स बी में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में जो रोज की तादाद है वो 2 है और कॉलम्स की तादाद 3 है, जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो मैट्रिक्स कि जिसके अंदर रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद से मुख्तलिफ हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बी है इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और हम लिखेंगे सॉल्यूशन में बी इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 3, सी मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो 1 0 0 एक रो, 0 2 0 दूसरा रो और 0 0 1 ये तीसरा रो है। और यानी 3 रोज हो गए इस मैट्रिक्स सी में। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो 1 0 0 एक कॉलम्स, 0 2 0 दूसरा कॉलम, ऊपर से नीचे की तरफ 0 0 1 ये तीसरा कॉलम है। अब इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, सॉरी 3 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स में रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर है, जिसकी वजह से सी जो मैट्रिक्स है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, पार्ट नंबर 4 को देखें। एक मैट्रिक्स डी है और वो किसके बराबर है? -5 के। स्टूडेंट्स, किसी मैट्रिक्स में अगर एक ही एलिमेंट हो तो वो बजाते खुद रो भी होता है और वो कॉलम भी होता है। तो अब इस मैट्रिक्स में एक रो और एक कॉलम है, जिसकी वजह से ये मैट्रिक्स डी जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर 5, ई मैट्रिक्स बराबर है -3 4। अब इस मैट्रिक्स में -3 4 जो है ये एक रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और -3 बजाते खुद एक कॉलम और 4 भी एक कॉलम। तो इसमें एक रो 2 कॉलम्स हैं जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से तो पार्ट नंबर 5 में जो ई मैट्रिक्स है इसमें एक रो और 2 कॉलम्स हैं, जिसकी वजह से ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह पार्ट नंबर 6 जो हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हो सकता है। सीक्वेंस में इसको एफ होना चाहिए। अगर हम इसको एफ का नाम दें तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास इसमें 2 रोज हैं, -1 और 7, और इसमें एक कॉलम है -1 और 7 ऊपर से नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स के ये जो पार्ट्स हैं बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी हैं, मतलब इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस आपने इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद को देखना है। जहाँ पर रोज़ कॉलम्स एक दूसरे के बराबर हैं उसको आपने स्क्वायर मैट्रिक्स कहना है, और जहाँ पर रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो वहाँ पे आपने इसको कहना है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, कि आप मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखें। तो हम ऑर्डर लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको पार्ट नंबर 1 से समझा देता हूँ। जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है? ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 -1 3 4 2। इसमें 2 रोज हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं। अब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पार्ट नंबर 1 मैं आपको करवा देता हूँ।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक हो गया। इसका पार्ट नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, उसमें मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 -1 और 3 4 2, 3 4 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। आगे लिखेंगे इज इक्वल टू, इसमें देखेंगे कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, 1 2 -1 3 4 2, 2 रोज हैं तो आप 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, कॉलम्स को देखें 1 3 एक कॉलम, 2 4 दूसरा कॉलम, -1 2 तीसरा कॉलम। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और इसको पढ़ेंगे 2/3। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2/3। इस बात को नोट करें कि आपने 2 3 6 नहीं लिखना, 2 3 6 आपने नहीं लिखना, बल्कि ये 2/3 इसको लिखने के बाद 2/3 पढ़ा जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है 2/3। पहले जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो नंबर होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ऑर्डर हमें ये बताता है कि एक मैट्रिक्स है जो कि ए है और इसमें इतने रोज हैं और इतने कॉलम्स हैं, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 2 को अगर देखें, पार्ट नंबर 2 हमारे पास मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स बी -4 के बराबर है। हमने पहली बात की स्टूडेंट्स कि एक एलिमेंट हो वो बजाते खुद रो भी होता है और वो कॉलम भी होता है। तो अब हम लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, एक ही रो है तो हम 1 लिखेंगे, बाय एक ही कॉलम है तो हम वो भी 1 लिखेंगे। तो इसको हम 1/1 या जैसा कि ऊपर हमने 2/3 लिखा था, हम इसको 1 बाय यानी क्रॉस लगाकर इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 को अगर आप देखें, पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 में क्या है, एक मैट्रिक्स है जो सी के बराबर है, ठीक हो गया। अब उसमें जो एलिमेंट्स है वो है 2 3 -1 और 1 2 5, 1 2 5। स्टूडेंट्स इसमें आप देखें, इस मैट्रिक्स में जो रोज हैं 2 3 -1 एक रो, 1 2 5 दूसरा रो, तो 2 रोज हैं तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू, इसमें 2 रोज हैं तो आप 2 लिखेंगे, बाय कॉलम्स कितने हैं, 2 1 एक कॉलम, 3 2 दूसरा, -1 5 तीसरा कॉलम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3, ठीक है। सो 2/3 लिखेंगे हम। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 में क्या है, एक मैट्रिक्स है, उसमें है 2 1 3 2 4 -1। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अच्छा इसका नाम जो है वो मैट्रिक्स एफ है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ
इज इक्वल टू कितने रोज हैं इसमें, 2 1 3 2 4 -1, 3 रोज हैं, 3 बाय, और इसमें कॉलम्स कितने हैं, 2 3 4 एक कॉलम, 1 2 -1 दूसरा कॉलम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो मैट्रिक्स एफ का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आया, 3 बाय 2 हमारे पास आया। ओके, तो स्टूडेंट इसी तरह आप पार्ट नंबर 5 का ऑर्डर निकाल सकते हैं जो कि मैट्रिक्स ई है, और इधर भी थोड़ा सा नेम देने में मिसप्रिंट हुआ है। तो ये हमारे पास इसमें क्या एलिमेंट्स है, 3 2, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, यानी 3 अलग से एक कॉलम है और 2 अलग से एक कॉलम है। तो अब इसका जो ऑर्डर है वो होगा 1 बाय 2, यानी इसमें एक रो है तो हम 1 लिखेंगे जैसे हम पिछले पार्ट्स में लिखते रहे हैं, और इसमें 2 कॉलम्स है तो हम इसमें लिखेंगे 2, यानी कि 1 बाय 2 इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, आगे जो मैट्रिक्स डी नाम से एक मैट्रिक्स है उसमें कितने कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 6 5 9 0 0 5, 1 2 3, इसमें 3 रोज हैं, और ये देखें एक कॉलम 160 वाला, 250 वाला दूसरा कॉलम, और 390 वाला तीसरा कॉलम। तो इसका मैट्रिक्स डी का जो ऑर्डर है वो हम लिखेंगे 3 बाय 3। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत सिंपल है, आपने सबसे पहले रोज़ की तादाद को देखना है कि कितने रोज़ हैं, उसको मेंशन करना है 1 2 3 जितने भी रोज़ हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, और उसके बाद आपने कॉलम्स के नंबर को देखना है कि कॉलम्स की तादाद कितनी है, तो उसको फिर कॉलम्स की तादाद को मेंशन करना है जो भी है 1 2 3, सबसे पहले रोज़ फिर कॉलम्स, और बीच में क्रॉस या बाय लिखकर आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं इफ a इज इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 0, ये 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, एक बड़ा मैट्रिक्स है। आगे लिखते हैं गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कि आप इन एलिमेंट्स को बताएं कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसा कि पार्ट नंबर 1 में A1 2 इसका क्या मतलब है, A2 3 इसका क्या मतलब है, इसी तरह से ये इसमें 6 पार्ट्स है, तो ये 6 के 6 पार्ट्स हम करेंगे। अब हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है उसमें लिखते हैं A1 2। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि A1 2 का क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमने A1 2 का एलिमेंट लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू A1 2 में A से मुराद है एक नंबर, वो इस मैट्रिक्स में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, यानी इसमें काफ़ी सारे नंबर्स हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये ए जो है ये इस मैट्रिक्स ए में से इसके अंदर जो एलिमेंट्स है कोई एक हो सकता है। अब वो कौन सा हो सकता है वो हमें बताता है ये अगले जो 2 एलिमेंट्स हैं, ये 2 बताते हैं कि वो कौन सा नंबर है ए। इस पहले वाले 1 का मतलब है पहला वाला रो, ये पहला वाला जो रो है। ठीक है, और इस दूसरा नंबर जो 2 है इसका क्या मतलब है, दूसरे वाला कॉलम। ठीक है, तो पहले वाले रो में और दूसरे वाले कॉलम में वो कौन सा नंबर है, वो 2 नंबर है। यानी मैं आपको इस तरह थोड़ा सा रफली आपको काट के बता दूं, ये पहला वाला हमारे पास रो आ गया, दूसरे वाला कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे
ये वाला नंबर आ रहा है, पहले वाले रो में और दूसरे वाले कॉलम में हमारे पास ये वाला नंबर आ रहा है 2। तो यहाँ पे A12 जो एलिमेंट है वो 2 है, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला था कि क्वेश्चन में कि गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कि A12 पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, यानी कि ए वो एलिमेंट है जो पहले रो और दूसरे कॉलम पर मौजूद है। तो पहले रो और दूसरे कॉलम पे जो मौजूदा एलिमेंट है वो 2 है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में लिखते हैं कि आप बताएं जी A23 तो हम इसकी सॉल्यूशन लिखेंगे। A23 जो है A23 इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स में देखें ए एक एलिमेंट है जो इस मैट्रिक्स में से कोई भी हो सकता है, और दूसरे रो का एलिमेंट है यानी कि इसका एलिमेंट है दूसरे रो का, जिसमें -2, 5 और 0 है। और इस 3 का मतलब है तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि दूसरा रो ये आ गया और तीसरा कॉलम ये है। तो दूसरे रो और तीसरे कॉलम में वो ये वाला एलिमेंट है यानी कि 0। क्लियर हो गया। पार्ट नंबर 3 में लिखते हैं A32 इज इक्वल टू, वो कौन सा एलिमेंट है जो तीसरे रो और दूसरे कॉलम में मौजूद है। तो यहाँ पे चेक करें, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो वो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 4 एलिमेंट आ रहा है। तो A32 पे जो एलिमेंट है वो हमारे पास 4 है। क्लियर। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 इनका जो है हम इधर लिखने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है, आप अपनी बुक से साथ साथ देखते जाएं। A43, इसकी भी हम सॉल्यूशन कुछ इस तरह लिखेंगे। A43 इज इक्वल टू, वो एलिमेंट A आप बताएं जो चौथे रो में यानी आखिरी रो में और तीसरे कॉलम में मौजूद है यानी कि आखिरी कॉलम में। तो तीसरा रो यानी आखिरी चौथा रो और तीसरा कॉलम, तो ये हमारे पास 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। अगला पार्ट नंबर 5 में है A15। तो इसको सॉल्व करने हम इसको सॉल्व करेंगे। A15 इज इक्वल टू, ए एलिमेंट है जो पहले रो यानी कि 1 पहले रो और सॉरी A15 नहीं है, A13 है। A13 है, पहले रो और तीसरे कॉलम में मौजूद है। पहला रो 3 to -4 वाला है और तीसरा कॉलम -4 से स्टार्ट होता है, 0, 5, 6। तो पहला रो और तीसरे कॉलम पे जो एलिमेंट है वो -4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4। और लास्ट जो पार्ट है नंबर 6, उसमें है A33, वो एलिमेंट जो तीसरे रो और तीसरे कॉलम पर मौजूद है, यानी कि 2, 1, 5 तीसरा रो है और तीसरा कॉलम लास्ट कॉलम 4, 0, 5, 6 वाला है। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो वो 5 का एलिमेंट है जो तीसरे रो और तीसरे कॉलम के ऊपर मौजूद है। अब स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर 4 है। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं कि आप अपने पास बुक रखें और यहाँ से जो आप सुनते हैं उसको अपने बुक में देखकर उसको टैली करें। क्वेश्चन नंबर 4 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप को देखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो फिर आप अपने पास किताब रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो बराबर हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के। तो स्टूडेंट्स ये A, B, C, D
4 मैट्रिसेस हैं। अब हमने देखना है कि ए मैट्रिक्स बी सी डी में किस मैट्रिक्स के बराबर है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, 5 है, 1 और 3 है। तो बी में चेक करते हैं, 2, 5, 4 और 3 है। सी में देखते हैं, सी में जो पहला एलिमेंट है वो उन्होंने तोड़ कर लिखा है, यानी कि सी का भी पहला एलिमेंट 2 ही है, लेकिन उन्होंने 2 लिखने की बजाय 1 + 1 लिखा है, जो कि एक एलिमेंट है, 2 है। इसी तरह अगले एलिमेंट जो है उसको भी तोड़ कर लिखा है 3 + 2, यानी यहाँ पे ये 5 एलिमेंट को तोड़कर इन्होंने 3 + 2 लिखा है। तो दूसरा एलिमेंट 5 है। तो ए में चेक करें, पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा 5 है पहले रो में। सी में चेक करें, पहला 2 एलिमेंट है 1 + 1 की फॉर्म में, और दूसरा एलिमेंट 5 है सी में भी 3 + 2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे चेक करें 2, 5, इधर भी 2, 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेक करें 1, 3, यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे क्या है 2 + 1, इससे भी 3 आ रहे हैं, यानी ए बी के भी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, क्योंकि ए में 2, 5, 2, 5, यहाँ पे 1, 3 है, तो यहाँ पे 4, 3 है, ठीक है। इसी तरह ए सी के भी बराबर नहीं है, क्योंकि 2, 5, 2, 5 तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या है 4 है, जिसकी वजह से ए सी के भी बराबर नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट दो मैट्रिसेस में मुख्तलिफ हो तो उस एक एलिमेंट की वजह से वो दोनों फिर बराबर नहीं रहते, इक्वल नहीं रहते एक दूसरे के। इक्वल होने के लिए किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए तमाम एलिमेंट्स का इक्वल होना ये ज़रूरी है। अब हम ए और डी को देखते हैं। ए में 2, 5, 1, 3 है, तो डी में क्या है 2, पहला एलिमेंट 2 बराबर है, दूसरा यहाँ पे 5 है, तो इधर चेक करें, इधर भी 5 है, लेकिन स्प्लिट करके इनको जो है ना लिखा गया है 4 + 1, इससे भी 5 आ रहा है, तोड़कर 5 को लिखा गया है। तो दूसरे रो का पहला एलिमेंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और अगला एलिमेंट दूसरे रो का 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है। तो हम लिख सकते हैं कि A = D। यहाँ पे A और D क्या है, बराबर है। अगर आपने लिखना हो सॉल्यूशन की फॉर्म में तो आप लिखेंगे A = D। इन चार मैट्रिसेस में मैट्रिक्स A बराबर है मैट्रिक्स D के, ठीक है। तो बीच के दो रह गए B और C। B को चेक करें 2, 5, 4, 3, C को चेक करें 1 + 1 से 2 आता है, इधर भी 2 है, और 3 + 2 से 5 आता है, 3 + 2 से 5 आता है, और यहाँ भी क्या है 5 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है जी 4 है, तो यहाँ पे भी क्या है C में 4, और इधर 3 है, तो यहाँ पे क्या है 2 + 1 से 3 आ रहा है, क्लियर है। तो B बराबर है C के, क्योंकि B और C के तमाम एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के इक्वल है, जिसकी वजह से मैट्रिक्स B = मैट्रिक्स C, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल एक नुक्ता है, पॉइंट है। मैट्रिसेस का इक्वल होना डिपेंड करता है मैट्रिसेस के एलिमेंट्स के ऊपर। अगर तमाम एलिमेंट्स बराबर हैं तो फिर हम कहेंगे कि मैट्रिसेस भी बराबर हैं एक दूसरे के। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखते हैं लेट A = 2 - 3 U 0 and B = V - 3 5 W. For what value of U, V and W are A and B equal? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहते हैं कि A में जो है 2 - 3 U 0 है, ये एलिमेंट है 4, और B में क्या है V - 3 5 W है। अब इसके अंदर जो नंबर्स हैं, जैसा कि 2 - 3 0, दूसरे मैट्रिक्स में -3 है और 5 है, यानी ये नंबर्स हैं। और A में क्या है अल्फ़ाबेट आया है U, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और B मैट्रिक्स में दो अल्फ़ाबेट्स आए हैं V और W।
मैट्रिक्स ए में u को कौन सा नंबर रखें हम, यानी u की वैल्यू क्या होने चाहिए, और मैट्रिक्स बी में v और w की वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, जिसके लिए यानी जिनकी वैल्यूज़ के लिए u v w की वैल्यूज़ के लिए a और b क्या हो जाएं, एक दूसरे के बराबर हो जाएं। तो इसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए तमाम नंबर्स का इक्वल होना क्या है, ज़रूरी है। अब हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ए आप लिखें, बल्कि हम इस तरह लिखें, इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन ये जो मैट्रिक्स है 2 -3 u 0 ये बराबर होगा इसके v -3 5 w। अगर हम a को b के बराबर लिखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे पहले रो का पहला एलिमेंट 2 है, जो कि इधर भी 2 होना चाहिए, पहले रो का पहला एलिमेंट, क्योंकि अगर ये दो बराबर होंगे तो फिर ये 2 बराबर होना चाहिए v के। तो हम लिख सकते हैं कि v शुड बी इक्वल टू 2, यानी 2v आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो एक v की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्लियर है। -3 ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे क्या है, u दूसरे रो का पहला एलिमेंट, यहाँ पे दूसरे रो का पहला एलिमेंट क्या है, 5 है। तो आप लिखेंगे u शुड बी इक्वल टू, यानी अगर ये मैट्रिसेस बराबर हैं तो u किसके बराबर होना चाहिए, यकीनन 5 के। तो आप लिखेंगे u शुड बी इक्वल टू 5। ये u की दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब 0 यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है दूसरे रो का, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट दूसरे रो का w है। तो ये 0 यहाँ पे जो भी है उसके बराबर होना चाहिए, जो कि w है। तो हम लिखेंगे कि जो w है ये 0 की इक्वल होना चाहिए मैट्रिसेस को बराबर होने के लिए। तो उन्होंने पूछा था कि u v w की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। अगर a b हम कहते हैं कि इक्वल है तो v के वैल्यू होने चाहिए 2, u की वैल्यू होनी चाहिए 5 और w की वैल्यू होनी चाहिए 0, अगर इन दो मैट्रिसेस ने आपस में बराबर होना है। स्टूडेंट्स, अब एक अहम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। इफ़ ये एक मैट्रिक्स है, एक बड़ा मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स को देखते हैं क्या है। x + 3 एक एलिमेंट है, z + 4 दूसरा है, 2y - 7 तीसरा एलिमेंट है। ये एक रो है, 3 एलिमेंट्स हैं। दूसरे रो में -6 a - 1 0, ये तीन एलिमेंट्स जो है ये दूसरे रो में है। b - 3 -21 0, ये तीसरा रो है 3 एलिमेंट्स का। अब दूसरी साइड पे जो मैट्रिक्स वो भी बड़ा मैट्रिक्स है, 0 6 3y - 2 एक रो है, ये 3 एलिमेंट है उसमें। -6 -3 2c + 2 ये एक एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है दूसरे रो में। 2b + 4 एक एलिमेंट, -21 दूसरा, और 0 तीसरा एलिमेंट है तीसरे रो का। ये कह रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। तो अब आप क्या करें कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c x y एंड z। अगर ये दोनों बराबर है तो फिर आप x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे z आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, इधर a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे c आ रहा है दूसरे में, इसकी वैल्यू क्या है, इधर b यहाँ पे भी आ रहा है, y भी आ रहा है। तो ये तमाम वेरिएबल्स जो हैं जिनकी वैल्यू अभी मालूम नहीं है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे a b c x y और z की वैल्यूज़ मालूम करें। बहुत स्टैंडर्ड, अहम और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हमें पता है कि दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है तो उन दो मैट्रिसेस के तमाम एलिमेंट्स
एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ये मैं वैसे एक को इनसर्कल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये x+3 एक एलिमेंट है, यहाँ पे 0 जो है ये पहला एलिमेंट है पहले रो का, और यहाँ पे x+3 पहले रो का पहला एलिमेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए अगर ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम इसको लिखते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, पहला हम क्या लिखते हैं कि x+3 जो है ये किसके बराबर होने चाहिए, ये x+3 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या मालूम कर सकते हैं, x की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। यानी हम 1 बाय 1 करके इस तरह इक्वेशन बना के एक एक की वैल्यू निकालते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गया, इसमें x वेरिएबल है, लेकिन 3 और 0 जो है ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो एक वेरिएबल अगर हो तो उसको हम इजीली मालूम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो +3 है इम्प्लाइज दैट यहाँ पे ये x बच जाएगा, इज इक्वल टू को हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी जगह पर, 0 को अपनी जगह पर लिखेंगे। ये +3 यहाँ से इस तरफ पर हम ले आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम ला सकते हैं विद डिफरेंट सिंबल। ठीक है, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। यानी हम यहाँ से उठा के इधर क्यों लाए, क्योंकि हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो प्लस को हम माइनस से ख़त्म करते हैं। इम्प्लाइज दैट ये जो x है ये किसके बराबर आएगा, 0 - 3 से -3 आता है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू बहुत आसानी के साथ हमने निकाली कि दोनों मैट्रिसेस अगर बराबर हैं तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू -3 होनी चाहिए। इसी तरह से ये जो दूसरा एलिमेंट है z+4 ये दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो बोला है कि ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं। तो हम लिखते हैं कि z+4 जो है ये किसके इक्वल है, z+4 6 की इक्वल है। ठीक है, यहाँ से अब हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमने ऊपर x की वैल्यू मालूम की, तो अब z को अगर मालूम करना है तो ये +4 दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 6 -4 कहाँ से आया, ये +4 इधर से इक्वल्स को क्रॉस करके दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया। तो इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 6 - 4 से क्या आता है, 2। ये हमने z की वैल्यू को निकाला। ठीक है, अब जो तीसरा एलिमेंट है यहाँ पे वो 2y - 7 है, इसको भी मैं इनसर्कल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे जो तीसरा एलिमेंट है वो क्या है, वो भी क्या है, 3y - 2 है। आप इसको देखें, ये 2y - 7 किसकी इक्वल होगा, 3y - 2 के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मैं इधर लिख लेता हूँ 2y - 7 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3y - 2 के। ठीक है, अब यहाँ पे y दोनों साइड्स पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो y है यानी इस इक्वेशन से हम y की कीमत को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो y है वो एक साइड पे हम करेंगे दोनों y's को। तो यहाँ पे 2y है और कांस्टेंट जो है उनको एक साइड पे करेंगे। तो ये 3y उठा के इस तरफ ले आएँ, यहाँ पे जो -7 कांस्टेंट है वो -2 कांस्टेंट की तरफ आप ले जाएं। तो 2y यहाँ पे ये 3y प्लस है, यहाँ पे प्लस मौजूद है जो कि लिखा नहीं गया लेकिन यहाँ पे मौजूद है। तो इसको इधर से उठा के इधर आप लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -3y जो कि हम माइनस कर सकते हैं। ये इज इक्वल टू यहाँ पे रह गया -2। ठीक है, यहाँ से -7 उस साइड पे जाके +7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। इज इम्प्लाइज दैट
देखें 2y माइनस 3y, इससे आएगा माइनस 1y, क्योंकि हम 1 को लिखते नहीं है अलजेब्रा में, इज इक्वल टू यहाँ पे -2 + 7 से क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर है, इन +5 आएगा। सो इम्प्लाइज डैट ये -y अगर 5 के बराबर है तो +y, ये प्लस -y +5 के बराबर है, तो सिंबल्स को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि +y फिर बराबर होगा, यहाँ से माइनस को हमने ख़त्म किया, उधर से प्लस को ख़त्म करेंगे, इसका सिंबल उसके साथ लगाएं, इसका सिंबल इसके साथ लगाएं, तो +y बराबर होगा -5 के। यहाँ से हमने y की वैल्यू को भी मालूम किया। ठीक है, अब जो है अगर मैट्रिसेस में हम देखें तो जो अगला एलिमेंट हमने मालूम करना है, यहाँ पे आप चेक कर लें, -6, इधर भी -6 है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है कि हम उसको मालूम कर लें। a-1 ये बराबर होगा -3 के, a-1 बराबर होगा -3 के, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a-1 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ से a इज इक्वल टू -3 + 1 हो जाएगा, यानी ये जो -1 है ये दूसरे साइड पर जाकर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -3 + 1 से -2 आएगा। ठीक हो गया जी। अब जो नेक्स्ट है वो ये 0 है, ये 0 बराबर है 2c + 2 के, यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2c + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम c को निकाल सकते हैं, c की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, 2c को 2c लिखें इज इक्वल टू इधर 0, और यहाँ पे जो +2 है इसको इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा -2। इम्प्लाइज डैट 2c इज इक्वल टू 0 - 2 से -2 आता है। स्टूडेंट्स, अगर आपके जहन में ये सवाल है कि +2 को -2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ c, और c के साथ यहाँ पे 2 भी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर +2 भी है, तो c को अलग करना है, यानी c से ये +2 को भी ख़त्म करना है, और c के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी ख़त्म करना है, ताकि c अलग होकर इसकी वैल्यू निकल आ सके। तो यहाँ पे +2 को हमने माइनस किया तो ये आया -2। अब इम्प्लाइज डैट 2c, यहाँ पे जो 2 है इसको भी हमने ख़त्म करना है c से, तो यहाँ पे c बच जाएगा इज इक्वल टू -2 को -2 हमने लगाया, 2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इधर से ये 2 ख़त्म होकर, यानी यहाँ पे c से 2 ख़त्म हो गया, राइट साइड पे जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, -2 को डिवाइड किया 2 ने, क्योंकि c को मल्टीप्लाई कर रहा था। सो इम्प्लाइज डैट c इज इक्वल टू -2/2 से हमारे पास -1 आता है। तो ये आ गई c की वैल्यू। अब आप b को देखें, b की वैल्यू, यानी यहाँ पे ये जो b-3 है ये एलिमेंट बराबर है इस एलिमेंट के जो कि 2b + 4 है, तो हम क्या लिखेंगे b-3 इज इक्वल टू 2b + 4, b-3 इज इक्वल टू 2b + 4। तो यहाँ पे जैसे हमने y को एक साइड पे किया था, यहाँ पे भी b जो है दोनों साइड्स पर आ रहे हैं, तो b को लेफ्ट साइड पे करें और जो कांस्टेंट्स हैं उनको दूसरे साइड पे करें, यानी कि इस b की तरफ 2b को ले आएं और +4 की तरफ ये -3 को उस तरफ पे ले जाएं। तो यहाँ पे ये भी लिख रहा हूँ मैं b, यहाँ पे ये भी जो है ये +2b है, तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो हमारे पास ये -2b हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह गया +4, शुरू में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये -3 उस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट b - 2b से आपके पास
1 भी आता है, 1 तो हम लिखते नहीं है, इज इक्वल टू 4 + 3 से 7 आता है। तो फिर वही सिचुएशन, माइनस बी अगर +7 के बराबर है तो सिंबल्स को इंटरचेंज करें, तो प्लस बी बराबर होगा -7 के। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बी की। स्टूडेंट्स अब आप 1 बाय 1 देखें। हमने ए बी सी एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ निकालनी थी, यानी कि ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हमने निकालनी थी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमने 6 वैल्यूज़ को निकाला है। एक्स की वैल्यू -3 है, जेड की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -5, ए की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू -7। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं, जिसमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर ए बी सी डी। यानी इसमें भी दो इक्वल मैट्रिसेस गिवन हैं और इसमें हमने जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, उनकी वैल्यूज़ को हमने निकालना है। तो अगर तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो जो a + b है वो -1 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे a + b इज इक्वल टू -1। ये एक एलिमेंट है पहले रो का पहला, ये -1 दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो का पहला एलिमेंट है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसको हम नेम देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसी तरह ये दूसरा b + 2c 4 के बराबर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b + 2c इज इक्वल टू 4। इसको हम नेम देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। 2c + d 8 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2c + d इज इक्वल टू 8 और ये इक्वेशन 3। और लास्ट में 2a - d 0 के बराबर होगा, 2a - d इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट्स इन 4 इक्वेशंस में से हम ए बी सी डी की कीमतें निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, उसको थोड़ा आपने गौर से सुनना है। हमारे पास जो इक्वेशन 2 है इसमें से हम 1 को माइनस करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, b + 2c इज इक्वल टू 4 है। इसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करें जो कि a + b इज इक्वल टू -1 है। a + b इज इक्वल टू -1। जब हम माइनस करते हैं तो जिसको माइनस करते हैं उनके सिंबल्स को हम चेंज करते हैं। ये +a है माइनस हो जाएगा, ये +b है माइनस हो जाएगा, और ये -1 है ये हो जाएगा प्लस। अब अगर हम देखें तो ये ऊपर जो +b है ये नीचे -b के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर रह गया +2c, हम इधर लिखेंगे 2c, प्लस हम शुरू में नहीं लिखते। नीचे रह गया -a, तो -a इधर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 4 + 1, इसे 5 आएगा। -1 अब इसका सिंबल नहीं रहा, चेंज होके प्लस बन गया, तो 4 + 1 से 5 बन गया। ये जो इक्वेशन है इसको हम नाम देते हैं 5। 4 पहले हमारे पास आ चुके हैं तो इसको हम नाम देते हैं 5। अब स्टूडेंट्स हम ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 3 है 2c + d इज इक्वल टू 8 और इक्वेशन 4 है 2a - d इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो +d - d के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह गया 2c और यहाँ पे ये +2a है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2a
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 8 + 0 से हमारे पास 8 आता है। जब हमने 3, 4 को ऐड किया तो हमारे पास इक्वेशन 6 बन गया। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन 6 में से जो पीछे हमारे पास इक्वेशन 5 बना था, जो कि इस तरह था 2c - a इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 5 था। इस इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से हम माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो पहले हमने बात की जिसको माइनस करना हो सबके सिंबल्स चेंज होते हैं। ये +2c है, माइनस हो जाएगा, ये -a है, प्लस हो जाएगा, और ये +5 है, ये माइनस बन जाएगा। अब इन सब के ये वाले सिंबल्स चलेंगे जो अभी बने हैं। तो +2c -2 के साथ कैंसिल, ये +2a + 1a, तो ये हमारे पास आ गया 3a। ठीक है, +3a, प्लस हम शुरू में लिखते नहीं है, इज इक्वल टू 8 - 5 से हमारे पास 3 आएगा। तो ये जो सारा प्रोसेस हमने किया, पहले दो इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, और जो 4 और 5 है, 3 और 4 है, उसको हमने ऐड किया। फिर हमारे पास इस तरह करने से इक्वेशन 5 और 6 बना। ये 5 और 6 हमने क्यों बनाए, ताकि हम 5 को फिर 6 से माइनस करके इस तरह के इक्वेशन हासिल कर सकें, 3a इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से बहुत ईजीली हम a की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो उसके आसपास जो भी क्वांटिटी होगी, जो भी नंबर होगा, उसको हम ख़त्म करेंगे। यहाँ भी 3a 3 के बराबर है, तो इस 3 को हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा a रह गया, इज इक्वल टू यहाँ भी 3। इस a के साथ जो ये 3 था, इसने यहाँ पर आकर इस 3 को डिवाइड किया, क्योंकि वो इसको मल्टीप्लाई कर रहा था, और मल्टीप्लाई कर रहा हो तो हम उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड के साथ इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है। अब इम्प्लाइज डैट a इज इक्वल टू, जब 3 को 3 पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो a की वैल्यू 1 है, ये b की वैल्यू भी हमें मालूम करके देगा, c की वैल्यू भी और d की वैल्यू भी। ठीक है। इस a की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, a + b इज इक्वल टू -1। अब इस a की कीमत जो कि 1 है वो यहाँ पर आप लगाएं, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + b इज इक्वल टू -1 आया। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, इम्प्लाइज डैट इधर रह गई b, प्लस को हम नहीं लिखेंगे, अगर हम शुरू में लिखते हैं तो, इज इक्वल टू यहाँ पे -1, ये यहाँ पे +1 था, जो कि यहाँ से हम दूसरी साइड पे लाएंगे तो -1 हो जाएगा। सो इम्प्लाइज डैट b इज इक्वल टू -1 से -2 आता है। ठीक है, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस b की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। जो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, b + 2c इज इक्वल टू 4। इस b की वैल्यू जो कि -2 है, यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास आएगा -2, b की जगह पे आप लिखें -2 + 2c इज इक्वल टू क्या, आगे 4 आएगा। अब हमने c को अलग करना है, इससे ये वाला 2 भी ख़त्म करना है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये -2 भी ख़त्म करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले -2 को हम ख़त्म कर लें, इधर बच जाएगा 2c। ठीक है, इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे +2 आएगा। 2c को हमने 2c लिखा, इज इक्वल टू 4 लिखा, +2 कहाँ से आया, ये -2 हमने इधर जब हम ले आए तो इसको -2 था, हमने इसको प्लस किया। ठीक है, और ये +2 के साथ था, जो कि शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज दैट 2c इज इक्वल टू 4 + 2 से आता है 6। इम्प्लाइज दैट इधर c बच गया,
2 कहाँ पर चला गया, सी को मल्टीप्लाई कर रहा था, 6 को उसने डिवाइड किया। क्लियर है, ये मल्टीप्लाई को हम डिवाइड करके ख़त्म करेंगे। अब इम्प्लाइज डैट सी इज इक्वल टू 2 1 is 2 2 3 are, यहाँ पे सी की वैल्यू आ गई 3। ठीक, अब स्टूडेंट्स इस सी की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में पुट करें, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 2c प्लस d इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 3 है। इस c को उठा के 3 में पुट करें तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिखें इम्प्लाइज दैट 2c 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो c की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे हम, c की वैल्यू 3 है, इधर 3 लिखें प्लस d लिखें इज इक्वल टू 8। अब क्या आएगा जी, 2 3 ज़ार 2 3 मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, आगे लिखें प्लस d इज इक्वल टू 8। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 6 को ख़त्म करें, इधर 6 प्लस है उधर ले जाएं, आप इसको माइनस करें तो इधर d बच जाएगा, d इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इधर आके माइनस 6 हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 8 माइनस 6 से 2 आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। जज़ाकुमुल्लाह।